सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनाकर मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके सामने लाता हूं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आखिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है या फिर उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो आइए इसी प्रोग्राम को हम फिर से आज आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके मैं प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जब बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाए, जब लग जाए कि हाँ यही आंसर होगा, तो ही आंसर पर आप क्या करिएगा, ऑप्ट करिएगा, अदरवाइज सोचने का प्रयास करिएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रयास करना है कि जितना हम अधिक केयरफुल होकर इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यही टेंडेंसी हमारे एग्जाम हॉल तक जाती है। आइए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, राष्ट्रसंघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1921 को हुई थी। कथन दूसरा, 10 जनवरी 1922 से यह कार्य करने लगा। तीसरा कथन, इसने पेरिस शांति समझौते को लागू करवाने का प्रयास किया। चौथा, देशों के बीच अविश्वास और भय को इसने समाप्त कर दिया। अब इसमें क्या करना है, असत्य कथनों के कूट का हमको चयन करना है। असत्य कथनों के कूट का चयन कीजिए। पहले आप कथनों पर विचार कर लेते हैं तो अपने आप आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा असत्य कथन कौन से हैं, फिर वही हम कूट चयन कर लेंगे। अब पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1921 को हुई थी। जी नहीं, यह 28 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो इस तरह से पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि 10 जनवरी 1922 से यह कार्य करने लगा। तो 10 जनवरी 1922 से नहीं, 1920 से यह क्या हो गया, कार्य करने लगा। तीसरा कथन कह रहा है कि पेरिस शांति समझौते को लागू करवाने का इसने प्रयास किया। यह बिल्कुल सही है, लेकिन जो चौथा कथन है वो फिर से गलत है। देशों के बीच अविश्वास और भय को इसने समाप्त कर दिया। नहीं, इसको टारगेट जरूर दिया गया था कि यह देशों के बीच अविश्वास और भय को समाप्त करे, लेकिन यह बिल्कुल सफल इसमें नहीं रहा, अर्थात इस अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस तरह से इसमें हमें पता चला कथन तीसरा ही सिर्फ सत्य है, बाकी सभी कथन क्या है, असत्य हैं। हमें असत्य कथन के कूट का चयन करना है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन क्या है, असत्य है। तो देखिए सी जो ऑप्शन है 1, 2, 4 यही क्या होगा, हमारे आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से हमको विचार करना है। अब संस्था कौन सी है, यूनाइटेड नेशन। अभी हमने जिस पर बात की वो था लीग ऑफ नेशन, यह है यूनाइटेड नेशन। चलिए, इसकी स्थापना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1945 में हुई थी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, प्रारंभिक जो हस्ताक्षरकर्ता देश थे उनकी संख्या 50 थी। दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा, इसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस की अक्षमता से उपजी थी। चौथा, यूनाइटेड नेशन नाम विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब इसमें से सत्य कथनों वाले कूट का क्या करना है, आपको चयन करना है। एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो पहला ही जो कथन है कह रहा है कि इसकी स्थापना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1945 में हुई थी। जी नहीं, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो किसी भी तरह से यह अक्टूबर का प्रथम सप्ताह
नहीं हो सकता। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ये जरूर है कि दूसरा जो कथन है कि जो प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता देश थे उनकी संख्या 50 थी, बिल्कुल सही थी। तीसरा जो कथन है कि इसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस की अक्षमता से उपजी थी, ये भी सही है। चौथा कि यूनाइटेड नेशन नाम विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, नहीं, यह किया गया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो हमें क्या पता चला कि पहला और चौथा कथन क्या है हमारा, गलत है। दूसरा और तीसरा क्या है हमारा, सत्य कथन है। तो हमें चुनना है यहाँ पे सत्य कथन, तो आंसर होगा बी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और वह है संयुक्त राष्ट्र के संबंध में ही क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के विषय में असत्य कथन का हमको चयन करना है। काफी इजी प्रश्न लग रहा है। यह संगठन राजभाषा के रूप में 6 भाषाओं को मान्यता देता है। दूसरा कथन कह रहा है, दूसरा बी जो ऑप्शन है, इसके सदस्य देश महासभा के सदस्य होते हैं। अब आपको पता होगा महासभा क्या है। तीसरा, सामाजिक आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके भाग हैं। तीसरा, कौन सा देश इसका सदस्य रहेगा या नहीं, यह फैसला सुरक्षा परिषद करती है। अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है, अर्थात इन चारों कथनों में कोई कथन क्या है, असत्य है। आई होप आपने जो है कि डिसाइड कर लिया होगा। तो देखिए इसका जो डी विकल्प है कि कौन सा देश इसका सदस्य रहेगा या नहीं, यह फैसला करने का अधिकार सुरक्षा परिषद को नहीं है, यह महासभा को है। और महासभा ही क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सभा है। सभी देशों का इसमें क्या होती है, भागीदारी होती है, अर्थात जो भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य होते हैं वह महासभा के सदस्य होते हैं। 6 भाषाओं की मान्यता इसने दे रखी है। तो और सामाजिक आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके भाग ये भी सही है। तो कुल मिलाकर डी जो विकल्प है यही क्या है, गलत है। ये सुरक्षा परिषद ये डिसाइड नहीं करती कि कौन इसका सदस्य रहेगा या नहीं, यह महासभा डिसाइड करती है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रयोग होने वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार। पहला कथन, इसको भारत द्वारा विकसित किया गया। दूसरा, इसमें मंदक और शीतलक के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल मतलब DTO। तीसरा कथन, इसमें ईंधन के रूप में गैर संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चौथा, प्राकृतिक यूरेनियम के प्रयोग से प्लूटोनियम एवं थोरियम उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से सही विकल्प में सही कथन है। चलिए एक एक करके कथनों पर हम विचार कर लेते हैं। पहला है, इसको भारत द्वारा विकसित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ये भारत का जो है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो है कि न्यूक्लियर के क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें मंदक और शीतलक अर्थात जो कूलेंट होता है, जो मॉडरेटर होता है, दोनों के रूप में जो है कि क्या होता है, भारी जल का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है, अर्थात DTO का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है कि इसमें ईंधन के रूप में गैर संवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। लेकिन चौथा जो ये कह रहा है कि हम प्राकृतिक यूरेनियम के प्रयोग से प्लूटोनियम थोरियम उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, यह कथन क्या है, गलत है। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो चौथा कथन है वही क्या है, गलत है। सही विकल्प का चयन करना है। तो अगर हम सी विकल्प देखें तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हाल ही में UNDP तथा OPHI द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का आपको चयन करना है, कर लीजिए। पहला कि रिपोर्ट के अनुसार 107 देशों में लगभग 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। दूसरा कथन कह रहा है, सब सहारा अफ्रीकी क्षेत्र और दक्षिण एशिया में लगभग 84% आबादी बहुआयामी गरीबी लोगों से जो प्रभावित हैं वो निवास करती है। इसका आसान शब्दों में अगर मैं समझा दूं तो ये कथन क्या कहना चाहता है कि जो बहुआयामी गरीबी से प्रभावित लोग हैं उनका 84% सब अफ्रीका, सब सहारा जो अफ्रीकी क्षेत्र है और दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है इसमें निवास करता है। तीसरा है, भारत में 2018 तक 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे। और इसके बाद जो डी विकल्प है, भारत, नेपाल, कांगो रिपब्लिक, युगांडा और बांग्लादेश आदि देशों ने बहुआयामी गरीबी को सबसे तेजी से कम किया है। अब आपको चारों विकल्प एक बार दिखने चाहिए, देखते हैं वो दिख पाएगा
कि नहीं, पहले 3 कथनों को देख लीजिए। 3 कथनों पर अगर आपको कोई असत्य कथन लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम डी विकल्प पर बढ़ जाते हैं। और डी विकल्प ही क्या है, असत्य है। देखिए इसमें लिखा है कांगो रिपब्लिक युगांडा, ये देश नहीं है। ये कांगो रिपब्लिक और युगांडा में तो अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बहुआयामी गरीबी की, जब गरीबी ज़्यादा है तो बहुआयामी गरीबी भी क्या है ज़्यादा। हाँ, ये जरूर है कि भारत जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों ने अपनी गरीबी को तेज़ी से कम किया है, बहुआयामी गरीबी को, लेकिन इसमें कांगो रिपब्लिक और युगांडा बिल्कुल भी शामिल नहीं है। तो डी विकल्प क्या है, हमारा असत्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कथन पहला है, सैन्य अभ्यास सेनाओं को प्रशिक्षित करने, सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने, शत्रु देशों को संदेश का माध्यम बनाने तथा कूटनीतिक पहल के तहत यह होता है। सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कह रहा है कि यह सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है, शत्रु देशों को संदेश का माध्यम होता है और कूटनीतिक पहल का यह हिस्सा होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि पासेक्स, जिसे पासिंग एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, जिसमें युद्ध जैसी विषम परिस्थितियों के लिए दो नौसेनाओं के बीच कम्युनिकेट और कोऑपरेट करने का अभ्यास किया जाता है। उपयुक्त में से सही और कथन और कथनों के चयन करना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है कथन 1 सही है, दूसरा कथन 2 सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, आपको बताना है। तो आपने आई होप डिसाइड कर लिया होगा। तो दोनों कथन क्या है, सही हैं, यही आंसर है। ये सही बात है कि जो ये पासेक्स एक्सरसाइज होती हैं, इनमें हम यही प्रयास करते हैं कि हम दूसरे देश को ये मैसेज दे सकें कि हम देखो कितने तैयार हैं। दूसरा, जब हम जिन देशों के साथ अभ्यास कर रहे हैं उन देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हो, ये हम प्रयास करते हैं। खैर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह काफ़ी जी प्रश्न लग रहा है। क्वेट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये हमें देखना है। पहला कथन, इसकी स्थापना वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा की गई थी। दूसरा, इसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2004 में आई सुनामी ने तैयार की। तीसरा, अमेरिका वर्ष 2008 में इससे बाहर हो गया था। चौथा, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री आपदा और नागरिक सहयोग है। अब आपको क्या करना है, कोई कथन असत्य है उसको चयनित करना है। तो जो सी विकल्प है कि अमेरिका वर्ष 2008 में इससे बाहर हो गया था, नहीं, ऑस्ट्रेलिया ऐसा हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, फिर से उसको शामिल हमने कर लिया। बाकी सही है कि वर्ष 2004 में जब सुनामी आई और समुद्री देश जो थे उन्होंने क्या किया, सहयोग किया। इसमें सभी देश मिलजुल कर सामने आए और ये जो सुनामी थी 13 देश इससे प्रभावित हुए थे। उसी समय लगा कि कोई ना कोई ऐसा कोऑपरेशन, ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए जो इस क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले सुनामी, चक्रवात जैसी आपदाओं में एक दूसरे का सहयोग हमें दिला सके। तो इसी से क्या हुआ था, ये बात उपजी थी। तो सही बात है कि पृष्ठभूमि 2004 की आई सुनामी ने तैयार की, 2007 में शिंजो अबे ने इसकी स्थापना की और उसके बाद जो है कि इसका उद्देश्य समुद्री आपदा और नागरिक सहयोग, ये भी सही है। बस अमेरिका वाले जो कथन है तीसरा, ये क्या है, गलत है। अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ था, इससे बाहर आ गया था। तो हमारा जो असत्य कथन चयन करना था वो था होगा सी। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, कॉन्सुलेट अर्थात वाणिज्यिक दूतावास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एम्बेसी के छोटे रूप होते हैं जिनका मुख्य कार्य वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं। दूसरा, अमेरिका और चीन के एक दूसरे के यहाँ 5-5 कॉन्सुलेट स्थापित कर रखे हैं। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के यहाँ 5-5 कॉन्सुलेट स्थापित कर रखे हैं। तीसरा, चेंगदू कॉन्सुलेट हांगकांग में स्थित है। चौथा, कॉन्सुलेट को राजनयिक अर्थात डिप्लोमेट अधिकार प्राप्त होते हैं। उपरोक्त कथनों में से हमें क्या करना है, सत्य कथनों वाले कूट का चयन करना है। चलिए सत्य कथनों वाले कूट का हम क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। पहले ये तो डिसाइड कर लें कि आखिर गलत कौन सा है, सही कौन सा है। तो पहला कि एम्बेसी के छोटे रूप होते हैं और इनका मुख्य कार्य वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कि अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के यहाँ 5-5 कॉन्सुलेट स्थापित कर रखे, ये भी सही है। तीसरा, चेंगदू कॉन्सुलेट हांगकांग में स्थित है, गलत है। ये चीन के सिचुआन प्रांत में है। सिचुआन प्रांत, तो जो चीन का सिचुआन प्रांत है वहाँ पर चेंगदू कॉन्सुलेट स्थित है। इसको अभी चीन ने क्या किया, बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने क्या किया है, इसको बंद कर दिया है। अर्थात इनका एक कॉन्सुलेट जो ह्यूस्टन का था उसको बंद कर दिया है और सैन फ्रांसिस्को को लेकर भी बात चल रहा था, ये भी मैंने बताया है। और आपने ध्यान दिया होगा इस टॉपिक पर, तो इसमें एक नया अपडेट ये आया है कि अमेरिका में जो ह्यूस्टन
कॉन्सुलेट था उसमें जो है कि अमेरिकी पुलिस जो है कि प्रवेश कर गई है, बलपूर्वक प्रवेश करी। तो उस खबर को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। बाकी जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे पेपर में सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बस ये वाली लाइन छोड़कर कि जो है कि अमेरिकी पुलिस उसमें प्रवेश कर गई। खैर, तो कुल मिलाकर कथन तीसरा क्या है, गलत है, और बाकी जो सभी विकल्प हैं वो क्या है, सही हैं। तो हमें क्या करना है, उपरोक्त में से सत्य कथनों वाले कूट का चयन करना है। तो हमारा देखिए तीसरा कथन गलत है। तो इस तरह से 1 2 4 हमें आंसर ढूंढना है, 1 2 4 बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खैर, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य विकल्प का चयन कीजिए। करते हैं। असम के गोलाघाट और नौगांव जिले के 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। दूसरा, इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, बाघों का घर कहा जाता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तीसरा, यहाँ बाघ, चीता, हुलॉक गिबन जो है कि पेलिकन, हॉर्नबिल, आइबिस और काली गर्दन वाले स्टॉर्क पाए जाते हैं। चौथा, यह एक नदी आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए असत्य कथनों के विकल्प का चयन करना है। तो देखिए एक एक करके असत्य कथनों का विकल्प चयन कर लीजिए। तो देखिए पहला जो है कि असम के गोलाघाट और नौगांव जिले के 480 वर्ग किलोमीटर, नहीं 480 नहीं, 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है, और बाकी इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। यहाँ बाघ, चीता, हुलॉक गिबन, फेलिकन, हॉर्नबिल, आइबिस, काली गर्दन वाले स्टॉक ये सभी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर हमारा जो पहला कथन है वही क्या है, गलत है। आंसर होगा केवल 1। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, यूएसएसआर का ओमनिस न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया का पहला विद्युत ग्रिड के लिए बिजली उत्पादित करने वाला संयंत्र था। दूसरा, कलपक्कम में स्थापित परमाणु संयंत्र भारत का पहला स्वदेशी संयंत्र है। तीसरा, भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा में रिएक्टर विकसित करने हेतु रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान के देशों का सहयोग लिया है। चौथा, भारत पेरिस समझौते के तहत 2030 तक 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो अगर आप असत्य कथन का चयन करने का प्रयास करें तो जो सी विकल्प है ये बहुत ज़्यादा गलत है। इस बहुत ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे देशों का नाम लिखा है जिनसे हमने रिएक्टर विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी का या सहयोग नहीं लिया। अमेरिका का लिया है, रूस का लिया है, कुछ मामलों में थोड़ा सा हमने फ्रांस का भी लिया है, ब्रिटेन का भी कुछ, लेकिन जापान, जर्मनी सभी देशों का नहीं हमने लिया। तो इस तरह से ये आपका सी जो विकल्प है क्या है, गलत हो जाए। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सही उत्तर को हमको चुनना है। चुनते हैं। पहला कथन, असम सरकार ने 1996 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया। दूसरा, इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित तथा दक्षिण में डिब्रू नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसके बाद तीसरा विकल्प है, यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा दलदलीय वन है। चौथा, इसे मुख्य रूप से सफेद पंखों वाले देवहंस को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो अब क्या करना है हमको, देखिए इसमें सही उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। एक एक करके हम विचार कर लेते हैं। तो जो पहला कथन है कि इस असम सरकार ने 1996 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था, जी नहीं, 10 साल बढ़ा के लिख दिया गया, 1986 में ऐसा किया गया था। तो इस तरह से पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी यहाँ ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियाँ, डिब्रू नदियाँ प्रवाहित होती हैं, सही है। तीसरा जो विकल्प है ये भी सही है और चौथा भी सही है। तो कुल मिलाकर पहला छोड़ दिया जाए तो 2 3 4 डी विकल्प जो हमारा होगा वह सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का फिर से हमें चयन करना है। करते हैं। फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने पासेक्स का आयोजन किया। दूसरा विकल्प है, अमेरिका के साथ हुए पासेक्स में भारत का आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस राणा शामिल हुए। तीसरा, पासेक्स में अमेरिका का यूएस कैरियर निमित्ज शामिल हुआ था। डी विकल्प जो है, भारत और अमेरिका के बीच विशाखापत्तनम एवं काकीनाडा में टाइगर ट्रायम्फ सैन्य अभ्यास होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखिए असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन का चयन आप कर लीजिए। एक तरफ से अगर हम देखते हैं
तो जो फ्रांस, जापान, अमेरिका और जो अमेरिकी नौसेना के साथ जो है कि भारतीय नौसेना ने पासिक्स का आयोजन किया, तो इसमें देखिए क्या है, पहला क्या है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी नाम लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया को हमने शामिल नहीं किया था। तो इस तरह से पहला ही कथन क्या हो गया, गलत हो गया। जब हमें कथन असत्य ही चयन करना है, पहला ही कथन गलत हो गया, इसका मतलब क्या है, बाकी सब सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग से संबंधित निम्न बिंदुओं पर हमको विचार करना है। पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के तहत जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। दूसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह देखा जाता है। चौथा, तीसरा विकल्प जो है, भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आपको चौथा विकल्प है कि भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 का विनियमन भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो है कि असत्य कथन, देखिए क्या चुनना है, सही विकल्प हमको चुनना है। एक एक करके कथनों को विचार कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स के तहत इसको प्राप्त करता है या प्रदान उसको किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको एक ट्रेडमार्क के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है कि इसको भी सही है कि इसका जो पंजीकरण हम करते हैं, रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, वह भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा ही करते हैं। जो चौथा विकल्प है गलत है। इसमें लिखा है कि भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 का विनियमन भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। ये यहाँ तक तो सही था, लेकिन लिखा है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में नहीं है, चेन्नई में। तो इस तरह से क्या हो गया, 1 2 3 जो हमारे विकल्प हैं वो सही है, चौथा गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला कथन पर हम जो देखते हैं वह है प्रश्न, वियना कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच राजनयिक संबंधों की मजबूती के लिए 1961 में यह हुआ था। दूसरा, वियना संधि के अनुच्छेद 31 के तहत मेजबान देश किसी दूतावास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा, संधि के अनुसार राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकते। उपयुक्त में से सही विकल्पों का हमको क्या करना है, चयन करना है। एक एक करके हम कथनों पर क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तो स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच राजनयिक अर्थात जो डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं उसके लिए 1961 में वियना कन्वेंशन हुआ था, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि मेजबान देश किसी दूतावास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ये भी सही है। इसी का उल्लंघन अमेरिका ने अभी चीन के संदर्भ में किया है। तीसरा जो है कि संधि के अनुसार राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इसीलिए उनको कहा जाता है कि आप हमारे देश से बाहर चले जाइए। तो इस तरह से तीनों कथन है वो सही हैं। तो हमारा आंसर होगा 1 2 3 ए। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है, अल अहमद मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो है कि असत्य विकल्प का चयन कीजिए। अल अहमद मिशन, जिसको होप मिशन के नाम से भी हम जानते हैं, इस H2A रॉकेट द्वारा जापान के तानगे सीमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया। तानेगा सीमा, तो सीमा है, सीआर टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो H2A रॉकेट द्वारा जापान के तानगे सीमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया। दूसरा, यह एक मंगल वर्ष अर्थात 687 दिनों तक मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाएगा। तीसरा जो विकल्प है, इसमें ऊर्जा आपूर्ति के लिए 900 वाट के 2 सोलर पैनल पृथ्वी से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए 1.5 मीटर के 2 एंटीना इसमें लगाए गए हैं। तो अब आप इसको जो है कि कर लीजिए, देख लीजिए क्या आपको सही लग रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो यह जो सी विकल्प है, ये दुख कहा गया, सी विकल्प ये क्या है, गलत है। कि इसमें ये सही बात है कि 900 वाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर के 2 एंटीना लगाए गए हैं जो उससे हम कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें पृथ्वी और इसके मध्य। यह गलत है, 2 नहीं 1 एंटीना लगाया गया, तो इस तरह से ये गलत है। बाकी इसमें लगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, मंगल के वातावरण, तापमान और जल बर्फ की उपस्थिति का पता लगा, ये भी सही है। ऊपर के जो 2 कथन है ये भी सही है। H2A रॉकेट का प्रयोग किया गया जापान के तानेगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो तीसरा सी विकल्प ये क्या है, गलत है।
अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ERD अर्थात एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं, इसका प्रयोग तेल उत्खनन के लिए किया जाता है। 2, इस तकनीकी का उपयोग जलाशय की सतह या क्षेत्रों से दूर हाइड्रोकार्बन लक्ष्यों को दूर करने के लिए या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला विकल्प जो है, इस तकनीकी का उपयोग जलाशय की सतह या क्षेत्रों से दूर हाइड्रोकार्बन लक्ष्यों को दूर करने या उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा, इस तकनीकी के द्वारा 5 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल किए बिना प्रवेश किया जा सकता है। यह SKM लिखा नहीं है, ये 5 किलोमीटर लिखा है, 5 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल किए बिना प्रवेश किया जा सकता है। अब आपको इसमें क्या करना है, सही कथन वाले विकल्प का चयन करना है। एक एक करके कथनों को आप जो है कि सही कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा। तो इसका जो प्रयोग जो है वह तेल उत्खनन के लिए किया जाता है। ERD टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है, मैंने बताया भी था डिब्रू सेखोवा के संदर्भ में। उसके बाद तकनीकी का प्रयोग जलाशय की सतह या क्षेत्रों से दूर हाइड्रोकार्बन मतलब होता है जो फॉसिल्स वगैरह होते हैं जैसे पेट्रोलियम, इनका जो है कि मैंने बताया था, आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कहीं दूर से हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं अंदर अंदर ज़मीन के अंदर, और जो कुआं होता है वहां तक हम पहुंचकर वहां से जो भी हमारे संसाधन होते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल सही है दूसरा कथन भी। तीसरा जो है कि इस तकनीकी द्वारा 5 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल किए बिना प्रेस किया जा सकता है। नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की गहराई तक मैक्सिमम। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो तीसरा कथन है ये गलत हुआ, और हमारा जो सही विकल्प होगा 1 और 2, अर्थात आंसर होगा 1। ये जो हमारा आंसर है वो सही होगा पहला। जो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है, किन देशों के मध्य वायु गुणवत्ता के लिए रेज अर्थात रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशिएंसी पहल की शुरुआत की गई है। रेज मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको डिसाइड कर लीजिए, आपने किस देश का नाम आपको चुनना है। आपने अगर डिसाइड कर लिया होगा तो आंसर होगा बी, भारत और अमेरिका के संदर्भ में। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है वो है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐसे रिजर्व का उपयोग तेल संकट या अभाव से निपटने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसमें सर्वाधिक क्षमता जो इसमें अर्थात स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के संदर्भ में सर्वाधिक क्षमता अमेरिका के पास 730 मिलियन बैरल की है, वहीं भारत की 39 मिलियन बैरल है क्षमता किसकी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के संदर्भ। कथन तीसरा है, भारत में इनका निर्माण जमीन के अंदर किया जाता है। चौथा है, इसके लिए भारत अमेरिका के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो पहला है कि ऐसे रिजर्व होते हैं जो तेल संकट है या अभाव की स्थिति से निपटने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसके साथ ये भी लिखा है कि अमेरिका के पास 730 मिलियन बैरल का जो है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और हमारे पास 39 मिलियन बैरल का ही है, ये भी सही है। इसके साथ भारत में जमीन के अंदर गुफाओं में इसका निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पे शब्द है जमीन के अंदर, तो बिल्कुल किया जाता है, कोई बात इसमें गलत नहीं है। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता इस संदर्भ में हुआ है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा डी, अर्थात सभी कथन क्या है, सही है। आई होप आपने जो है कि प्रश्नों का सही उत्तर दिया होगा। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा माइनस मार्किंग करके बताइएगा 1/3 की आपके आखिर एक्चुअल में कितने जो है कि मार्क्स कट फिट कर सही हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।